हेलो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी हीट इंजन की जो इफ़िशियंसी होती है वो हो जाती है 1 - QL/QH। और हमने देखा कि किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी 100% कभी नहीं होती है, उसकी इफ़िशियंसी लेस देन 1 ही होती है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई भी हीट इंजन उसकी इफ़िशियंसी 1 से कम ही होगी। इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट का फंडामेंटल रीज़न क्या है? फंडामेंटल रीजन होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये आपको बस बताता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सब प्रोसेसेस रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सब प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल केस लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक डस्टर है। इस डस्टर को आपने पुश कर दिया और ये सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन भी है। डस्टर को आपने पुश किया, आपने कुछ वर्क डन किया, थोड़ी देर के बाद ये आगे जाकर के डस्टर रुक जाएगा। तो डस्टर की जो एनर्जी थी या जो आपने वर्क डन किया वो सारा का सारा वर्क डन कहाँ चला गया? टेबल टॉप और डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ, उस फ्रिक्शन के कारण ये वाला वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन क्या इसी प्रोसेस का रिवर्स पॉसिबल है क्या? कि कोई डस्टर आराम से ऐसे बैठा हुआ है, अचानक से वो टेबल से कुछ हीट एनर्जी ले ले और ये अपने आप से मूव करने लगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो दिस प्रोसेस इज अलाउड बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इसमें देखो कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। टेबल टॉप से मान लीजिए कि 100 जूल ऑफ एनर्जी इस डस्टर ने लिया और 100 जूल ऑफ एनर्जी से ये वर्क डन करने लगा या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन नहीं हुआ, फिर भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। यानी कि वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप हीट को डायरेक्टली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो दिस प्रोसेस डज नॉट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस प्रोसेस डज नॉट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि एक डस्टर रखा हुआ है और ये टेबल टॉप बोले कि भाई तुम ले लो मेरा 100 जूल एनर्जी और तुम ये टेबल टॉप के ऊपर मूव करने लगो डस्टर। तो क्या डस्टर ऐसे मूव कर सकता है? ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है। मान लीजिए कि ये रूम में काफ़ी गर्मी है, रूम के एटमॉस्फेयर में या गैसेज में हीट एनर्जी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एटमॉस्फेरिक गैस से 100 जूल की एनर्जी ले लेता हूँ और उस एनर्जी को अपने कार में डाल करके कार चलाने लगता हूँ। तो क्या कभी ये पॉसिबल आपने होते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है ना। तो ये सब प्रोसेसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करते हैं, फिर भी ये सब प्रोसेसेस रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम अदर फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर विच प्रोहिबिट्स सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस। ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करते हैं। Even then these processes do not occur in nature, they do not occur spontaneously। हाँ, अगर आप इन प्रोसेसेस को करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंजन लगाना पड़ेगा कि हीट को हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट कर लें। तो इंजन वगैरह लगा करके तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियसली ये काम अपने आप से नहीं होगा कि हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। वर्क डन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा। आपने एक डस्टर को टेबल टॉप पे ऐसे दौड़ा दिया, ये डस्टर जो है थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। इस डस्टर में जो भी आपने वर्क डन किया है, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क डन बाय यू ऑन द डस्टर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, ये अपने आप से हो जाएगा, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है। लेकिन हीट स्टोर्ड इन द टेबल टॉप या हीट स्टोर्ड इन दिस एटमॉस्फेरिक गैस, ये अपने आप से वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंजन या कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा। यानी कि दुनिया में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जो अपने आप से स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकते हैं।
तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है कि कौन सा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, यानी कि ये आपको प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनियटी के बारे में बताता है कि वेदर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा भाई ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। वहाँ पर ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट आएगा एंट्रोपी का, जो हम लोग अभी आपको सिखाएंगे भी। तो बेसिक फंडा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ गया कि बहुत से प्रोसेसेज हैं विच आर अलाउड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट दे आर नॉट अलाउड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके बगल में आपने एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हर कोई जानता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट में चला जाए, तो क्या ये प्रोसेस अपने आप से स्पॉन्टेनियसली हो सकता है क्या? नहीं होगा। ऑल्दो दिस प्रोसेस डज नॉट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि कोल्ड बॉडी में से मैं बोल रहा हूं कि भाई 100 जूल ऑफ एनर्जी निकाल लो, हॉट बॉडी को दे दो 100 जूल ऑफ एनर्जी, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वायलेट हो नहीं रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस नहीं होता है। कभी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट से अपने आप हीट हॉट ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है, स्पॉन्टेनियसली नहीं जाता है। अगर आपको कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र करना है तो आपको हीट पंप या रेफ्रिजरेटर वगैरह चाहिए, आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करते हैं। इवन देन सच प्रोसेसेस डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। अगर उन प्रोसेसेस को आपको करवाना है तो उन प्रोसेसेस को करवाने के लिए आपको अलग से जुगत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक फंडा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब अभी हम लोगों ने हीट इंजन और हीट पंप वगैरह के बारे में स्टडी किया है, रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी किया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के वर्किंग के टर्म्स में ही क्वालिटेटिवली समझ लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला ये स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक फॉर्म। ये केल्विन और प्लैंक ने मिलकर दिया था। इसने ये कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेटिंग इन अ साइकिल produces no effect other than the input of energy by heat from a reservoir and the performance of an equal amount of work। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये कह ये रहा है कि इस तरह का हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। दिस इज एन इम्पॉसिबल हीट इंजन। किस तरह का हीट इंजन? वैसा हीट इंजन जो एक हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है, QH अमाउंट ऑफ हीट, और सारा का सारा हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि आपने हीट लिया, उस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि दिस काइंड ऑफ हीट इंजन इज इम्पॉसिबल। इस हीट इंजन में देखो क्या हो रहा है, इसमें हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर, QL देखो जीरो है। अगर QL जीरो हो जाएगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1 माइनस QL बाई QH होती है। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन हम लोग कई बार बता चुके हैं कि किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी 1 कभी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी 1 तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज ऑफ केल्विन प्लैंक फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन प्लैंक ने ये कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप ऐसा हीट इंजन कभी नहीं बना सकते हैं जो सिर्फ ये करे कि हॉट रिजर्वायर से हीट ले और उस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। अगर ऐसा हीट इंजन आप बना लीजिएगा तब तो आपकी इफिशियंसी 100% हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई आदमी बोले कि मैं ऐसा हीट इंजन बना दूंगा, तब तो बिल्कुल एकदम हाहाकार मच जाएगा ना, गदर मचा देगा कि ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ही ना। मान लो बड़ा सा रूम है, इसमें 10 जूल की एनर्जी होगी। अब मैं कहूँ कि मैं इस 10 जूल की एनर्जी से ही अपना कार चला लेता हूँ, पेट्रोल खरीदने का लफड़ा ही खत्म हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि रूम के एटमॉस्फेयर की सारी हीट एनर्जी को आप वर्क डन बाय योर कार उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करना ही पड़ेगा कोल्ड रिजर्वायर को। तो केल्विन प्लैंक ने यही कहा कि दुनिया का कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता है जो सिर्फ ये करे कि हॉट रिजर्वायर से हीट ले और उस हीट को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दें। तो ध्यान दो, मैंने हीट इंजन का जब डेफिनेशन दिया था ना, तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को लिखा था कि हीट इंजन इज ए डिवाइस विच टेक्स
heat energy from the hot reservoir and converts a part of it into useful work। यानी कि आप इस हीट के एक पार्ट को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी का जो पार्ट है आपको कोल्ड रिजर्वायर में रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ये वाला जो QL है ना, आप चाह कर भी इसको आप ज़ीरो नहीं कर पाइएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये वाला जो QL है ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन्स इफ़िशियंसी जो है आपके हीट इंजन की 1 से कम होगी ही। तो ये तो हो गया सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये स्टेटमेंट क्लॉसियस ने दिया था। क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिकल मशीन whose sole effect is to transfer energy continuously by heat from one object to another object at a higher temperature without the input of energy by work। यानी कि क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि इस तरह का हीट पंप बनाना इम्पॉसिबल है कि आपने कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट एब्जॉर्ब किया और हॉट ऑब्जेक्ट को आप हीट देते जा रहे हैं विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन तो कुछ नहीं है इस डायग्राम में, तो ये एक इम्पॉसिबल हीट पंप या इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर है। तो इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर क्या बोल रहा है कि आप कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप बाहर से कोई वर्क डन उस डिवाइस पे नहीं करेंगे। तो अपने आप से कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस ने ये कहा कि इम्पॉसिबल हीट पंप या इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर आप नहीं बना सकते हैं। तो मेंस में हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट किस तरह के डिवाइस को फॉरबिड करता है, तो परफेक्ट हीट पंप या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, एंड परफेक्ट हीट इंजन नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर क्लॉसियस स्टेटमेंट ट्रू है देन दिस विल एम्प्लॉय केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को आप एज्यूम कर लीजिएगा तो केल्विन प्लैंक से आप क्लॉसियस स्टेटमेंट को प्रूव कर लीजिएगा। पुराने बुक्स में ये सब होता था, इस तरह का हीट इंजन पंप वंप को कुछ स्कीमेटिक डायग्राम बनाते थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब ये सब पूछा जाएगा। CBSE में भी शायद नहीं पूछा जाता है, JEE मेंस और एडवांस में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दोनों एक ही बात को दो डिफरेंट तरीके से कह रहा है। क्लॉसियस बोल रहा है कि भाई इस तरह का कोई परफेक्ट हीट पंप या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर आप दुनिया में नहीं बना सकते हैं। केल्विन प्लैंक ने बोला कि आप परफेक्ट हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जिसकी इफ़िशियंसी 100% या 1 हो जाए। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दो स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी हम लोग क्वांटिटेटिव वे में भी लिखेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो पहले हम लोग एंट्रोपी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि वो होती क्या भला है, क्या होता है, कैसा फंक्शन है, और उस एंट्रोपी फंक्शन को यूज़ करके हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल तरीके से लिखेंगे। अब तक जो हमने लिखा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ना कि भाई दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक परफेक्ट हीट इंजन या परफेक्ट रेफ्रिजरेटर या परफेक्ट हीट पंप नहीं बना सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल तरीके से लिखेंगे।